माइनस मार्किंग तो नहीं था? अच्छा, जीरो हो जाता। तब तो मेरे पास टाइम कम है। इसमें तो आपको ये बताया गया था। ठीक है, बनास, बनास संस्कृति में पढ़े थे ना हम। गणेश्वर था वहाँ पे, है ना, बनास संस्कृति में गणेश्वर, वहाँ पे ताम प्रसारिक स्थल था। राजस्थान में है वो। मालवा संस्कृति पढ़ाए थे हम। अब मालवा का दूसरा चरण बनास संस्कृति थी, ये भी हमने देखा था। ये हुआ कि लिखाया नहीं था। अब तो आप साथ साथ लिख भी रहे हो, लिख रहे हो ना, वो ठीक रहेगा वैसे। तो इसमें बीरभूम में शैलकृत देव मंदिर कहाँ मिलेगा? चंद्रकेतुगढ़, ये नहीं पढ़ाया गया होगा। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा हमको लग रहा ये उसके बाद की है, मौर्य काल के समय की है ये। और गणेश्वर में ताम कलाकृतियां मिली हैं वहाँ की। ठीक है ना, बनास संस्कृति का है, तो ध्यान रखना बनास संस्कृति। इसमें क्या होगा, दो और तीन सही हो जाएगा। ये तो गलत हो गया, देव मंदिर। हाँ, टेराकोटा मतलब मिट्टी का जो बनता था, वो सब बनते थे। जब हमने ताम प्रसार का बताया था ना, उसके बाद हड़प्पा का, तो ये स्थल चंद्रकेतुगढ़ है वहाँ पे, उसके बाद का है। ये हो गया, आगे बढ़ेगा यहाँ से। अब इन कथनों पर विचार कीजिए। माइकोलिथिक का उपयोग पूरा प्रसार काल की मूल विशेषता है। ये सही है क्या माइकोलिथिक? नहीं सही है, गलत है। माइकोलिथिक कब आया था? मध्य प्रसार काल की विशेषता है। सूक्ष्म प्रसार उपकरण का प्रयोग किया गया था। पहले बड़े बड़े थे, हैंड डेस्क, क्लीवर, है ना। उसके बाद से अब ये देखो, ये तो आ ही गया। चापर चापिंग संस्कृति और हैंड डेस्क संस्कृति का संबंध पूरा प्रसार काल से है, तो सही है। चापर चापिंग पहले ही मिला, ये चापर चापिंग हैंड डेस्क उसी समय मिला था। पहला हथियार जो है प्रयोग किया गया था आदि मानव के द्वारा। पेबल उपकरण, इसी के साथ पेबल जुड़ा हुआ है। पेबल भट्टिकास में वो क्या होते थे, जो प्राकृतिक रूप से नदियों से बह के आते थे और घिस के जो है नुकीले हो जाते थे, उसको पेबल कहा गया। तो इसमें कौन सा सही होगा, पहला दूसरा? अच्छा, ये नहीं सही, हाँ कट गया है, तो ये केवल दो हो जाएगा। तो बड़ा टाइम लगेगा इसमें। महाप्रसाद संस्कृत समन्वय में कथों विभाज कीजिए। कल बनाने बड़े पत्थर का प्रयोग किया गया था, आपको पता होगा। आपने एक क्वेश्चन पूछा था एक बार कि सर उसको अंदर खाने के लिए दिया जाता था, तो आपने कहा था कि नहीं सर, उसमें दफनाने के लिए जाता था, कि उसको दफनाते थे। मुझे याद है क्वेश्चन। तो मैंने कहा नहीं नहीं, दफनाए जाते होंगे लेकिन खाने के लिए कब्र के अंदर जो है होल छोड़ा जाता था। ये सही है। अभी क्या लोहे मिला ही मिला है 800 BC में। महाप्रसाद है ये। हाँ, मेगालिथिक है ये। हाँ, आप नहीं समझ पा रहे इसको। नहीं, महा लिखाया होगा मैंने, अच्छा लिखे नहीं तो। महाप्रसार काल में लौह उपकरण मिले हैं, और महाप्रसार काल जो था वो आपके उत्तर वैदिक काल का समकालीन है। ठीक है ना, 800 ईसा पूर्व का है वो, और 800 से 1000 ईसा पूर्व जो आपका उत्तर वैदिक काल है। तो इसीलिए ना उसको देखो अलग पढ़े हैं ना, ताम प्रसार, हड़प्पा संस्कृति, और महाप्रसार अलग हमने पढ़ा था। वो हो ही नहीं सकता है। महाप्रसाद बताया नहीं मैंने। अच्छा चलिए, अब हम इसको खत्म करके धर्म वही लिखा देंगे एक बार। तो महाप्रसार काल में देखिए, महाप्रसार काल दक्षिण भारत में था, विशेषकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। उसमें मास्की है, मास्की है, गुर्जरा है ना, और तमाम जो वहाँ पे मिला है कर्नाटक में, पिकली हल है, उन्नतूर है। इन स्थानों से महाप्रसार काल के जो है वो अवशेष मिले हैं, और वहाँ पे पशुपालन होता था, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और खेती बाड़ी की शुरुआत हो रही थी, और पशु बाड़े के अंदर रहते थे। उसमें ऐस जो मिले हुए हैं, राख, राख के टीले मिले हुए हैं।
ये पूछा जाता है कि राख के टीले का संबंध किस संस्कृति से। उसमें आ जाएगा महापाषाण काल, पाषाण काल, और उसके बाद से नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो कहाँ से मिले? उसमें जब मवेशी के गोबर पूरा भर जाते थे तो बाणे सहित तो उसको जला देते थे, और जलाकर फिर दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, तो फिर गाद बाग करते थे। ऐसा जो है वो हर 2 साल 3 साल पर करते थे। तो राख के टीले वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, उतनूर है, पिपली हल है, वह सब स्थान कर्नाटक में है आपके। अब ये लिखा, यह वैदिक युग का समकालीन था। वैदिक युग का समकालीन उत्तर वैदिक काल के समकालीन था। अब देखो यहाँ उत्तर वैदिक काल में लोहा मिला और फिर यहाँ भी लोहा मिला, तो समकालीन दोनों था, दोनों साथ चल रहा था। अब इसको ध्यान दो, ताम्रपाषाण काल के बाद आया है वो कौन सा? महापाषाण काल। और थोड़ा सा ज्ञान को शुद्ध कर लो, ऋग्वेदिक काल के बाद आया है वो। जो ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हुई तो वहां पर जो हुई वो लौह काल और पाषाण एक साल हुआ, इसीलिए वो महापाषाण काल कहा गया उसे। ये हाँ, नहीं नहीं, ये वैदिक नहीं, ये तो सही है ना, कब पत्थर लगते थे, लोहे का प्रयोग था, ये भी सही है। अब यह वैदिक, ये एक दो है यहाँ पे नहीं है, तो फिर वैदिक काल का मतलब आप मान लीजिए कि ये उत्तर वैदिक काल, वैदिक मतलब वैदिक ही मान लिया जाएगा, तब ये तीनों सही हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। क्योंकि वैदिक ऋग्वेद नहीं दिया है, अगर ऋग्वेद दिया होता तो वो गलत हो जाता। वैदिक दिया है और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर हम देखो 2 3 भी नहीं होगा, 1 2 भी नहीं होगा, है क्या 1 2? हाँ तब होगा, तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है। ये वैदिक युग का समकालीन था, इसमें उत्तर वैदिक युग लिखना चाहिए था, तो ये 1 2 हो जाएगा। ये 50 पन्ने में है दो। कौन सा संस्कृत संस्कृतियां लॉ से संबंधित नहीं है? जोड़ में नहीं है, ओसीपी है, ये मिला है, ये आपका उत्तर वैदिक काल के पात्र परंपरा है, उत्तरी कृषि एनबीपीडब्ल्यू है। हमने आपको ये भी नहीं पढ़ाया पात्र परंपराएं, क्यों नहीं पढ़ाया जानती हैं? क्योंकि पात्र परंपराएं एक दूसरे में घुसी हुई हैं, और जो मेरे पास बुक थी, नोट्स था, वो उपलब्ध नहीं है। आप आपको मैं बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। उसमें स्पष्ट था, क्योंकि वो पुरातत्व की किताब थी, जब हम लोग पुरातत्व पढ़ते थे तब की किताब थी। अब पूरा तत्व जैसे आपको नहीं समझ में आता, हमको नहीं आता था, लेकिन हम लोगों को चूंकि पढ़ना था तो पढ़ा भी, और पहली बार गए हमारा नेट भी क्वालिफाई हो, दोबारा हमने दिया भी नहीं। अब पता ही नहीं चला होगा कि नहीं होगा। जब मैं गया पहला पेपर सही हो गया, वाह, 50 में से मैंने 40, 38 40 के आसपास रीजनिंग वो सब आता है ना, दूसरे तरह का आता है रीजनिंग, वो कर वो चला है। फिर उसमें था ये, तो एनबीपीडब्ल्यू है, नॉट ब्लैक पॉलिश पेयर, ये 600 ईस्वी में चलते थे। ये ओसीपी जो है ना, कितने दूसरे है, पीजीडब्ल्यू है, प्रिंटेड ग्रेवेयर, ये वैदिक काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल में मिला। तो इसमें क्या लगा? बी। ठीक है, हाँ बी होगा केवल, ये सही है, बी होगा। अच्छा, हाँ बी हो गया। चलिए अब आगे चलिए, ये हो गया कृषि में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों ने अस्थायी जीवन प्रारंभ किया, कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों ने अस्थायी, ठीक है, ये समय नहीं दिया, कृषि दे दिया है, तो कृषि आएगी तो अस्थायी जीवन आएगा ही आएगा, कृषि काम चलते हुए तो होगा नहीं। अस्थायी जीवन का ये एक पहली पहलू है। सामाजिक विभेद की शुरुआत हुई, अब किस काल से नहीं समझ में आया। कृषि आएगा तो फिर अस्थिरीकरण बढ़ेगा ही, कुछ लोग धनी होंगे जो कर पर रहेंगे, कुछ लोग बीच में व्यापारिक पर हो जाएंगे निचले स्तर पर, तो अस्थिरीकरण होगा तो सामान्य विभेद होगा। महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन आसान हुआ, ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो ठीक है, तीनों सही हो जाएगा। अब देखो, महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन कैसे सही होगा? अब चलती हुई पशुचारण अर्थव्यवस्था में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर महिला और बुजुर्ग को बार बार जो है अपना स्थान चेंज करना, तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी।
अस्थायी जीवन हो जाएगा तो महिलाओं का महत्व बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। वो घर का सारा काम देखेंगे, अब आदमी बाहर जाकर काम करेगा, तो अस्थायी जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तो बुजुर्गों के लिए तो बढ़िया ही है। तो इसमें तीनों सही होगा, क्योंकि समय सही समय नहीं दिया है तो कृषि है, तो कृषि के तीनों विशेषताएं आएंगी। समाज में जब भी कृषि होगा तो अधिक उपज होने वाले लोग ऊपरी स्तर पर चले जाएंगे, फिर वहाँ एक शासक पर होगा, वो कर लेगा, तो स्तरीकरण समाज में हो जाएगा। जैसे आज है, पहले भी जैसे था, पहले जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो लोग थे कि नहीं यहाँ पे, तो कृषि करने वाला एक जमींदार वर्ग था, उसके नीचे एक बड़ा कृषक वर्ग था जिसके पास 50 बीघे जमीन होती थी, एक आम आदमी था नीचे, जैसे होरी था गोदान का, खाने के बिना मर रहा था। तो समाज में स्तरीकरण हो गया कि नहीं, तो समाज में विभेद रहेगा। बड़ी हम पहुंच नहीं पाएंगे। कौन सा शोध महाप्रसाद योग के अध्ययन के लिए उपलब्ध नहीं है? हाँ, लेकिन साक्ष्य तो मिला ही नहीं था। जीवाश्म मिले हैं, मिले हैं, ये तो मिले हैं ना। मध्य पाषाण का नहीं, हथनौरा वगैरह तो बहुत पुराने हैं, पूरा पाषाण काल के हैं वो, पूरा पाषाण। कहाँ से मिला? हथनौरा से मानव की हड्डी मिली है, मानव का ये मिला है, मूड़ी मिली है, 2 लाख साल पुराना है। उसके बाद से मध्य पाषाण काल में सरायना, दमदमा और इन जगहों पे मिला है आपको विस्तृत सावधान मिले हुए हैं, मतलब कब्र मिले हुए हैं, इनकी खुदाई हुई थी। तो ये जीवाश्म मिला है, ये नहीं मिला, पत्थर और कब्र तो थे ही, कब्र मिला हुआ। कौन सा लक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। महल तो मिले हैं, मंदिर मिला है क्या कहीं? नहीं मिला है। वो देवियों देवताओं को दोनों को पूजा करते थे, ठीक है। देवियों में किसकी पूजा करते? मातृ देवी की, ठीक है, नदियों की। और देवताओं में पशुपति की पूजा करते थे, शंकर की, ठीक है। ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। युद्ध कहाँ लड़े हैं ये? तो केवल 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये छोटा सा आ गया। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब देख, चनुजुद्रो था, ये तो है। पोर्ट डीजी है, ये पुराने हैं सब, जसेलपुर है। सोहगौरा, सोहगौरा आप पढ़ोगे ना, सोहगौरा अभी पढ़ोगे आप, सोहगौरा। देखो सोहगौरा और महास्थान, थोड़े दिन बाद आप पढ़ोगे। सोहगौरा और महास्थान ये दान पात्र लेख हैं। ये जो है ये ताम्र पात्र है ना, और ये शायद प्रस्तर अभिलेख है। इसमें जब दुर्भिक्ष पड़ा था, जब भद्रबाहु गए थे, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यहाँ पे जो है ना दुर्भिक्ष का उल्लेख किया गया है। ये सोहगौरा गोरखपुर में ही है कहीं, सोहगौरा गोरखपुर में है। सोहगौरा ध्यान देना, कभी पढ़ना इसको, सोहगौरा गोरखपुर में है। महास्थान जो है वो पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत अभिलेख मिले हैं ना, और सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो गुप्त वंश के उत्तर प्रदेश में मिले हैं। कुमार गुप्त के 12 लेख मिले हैं, देवरिया तक मिले हैं। और भीतरी अभिलेख जिसमें हुड़ों का आक्रमण, वो कहाँ मिला है? गाजीपुर में मिला है। गाजीपुर जो अभिलेख मिला है उसमें हुड़ों के आक्रमण का वर्णन है, और कैसे जो उसको कुमार गुप्त ने रोका था, स्कंदगुप्त ने उसको, वो भी दिखाया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जातीय समूह निवास नहीं करते? सभी करते थे, ये सभी थे उसमें। हाँ, सोहगौरा यहीं पे है। पांच गांव की है ये, तो मिलेगा थोड़े ना, वो तो दान पात्र है ना वो। हड़प्पा लिपि समझ में विचार कीजिए, ये चित्रात्मक लिपि थी, सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि हड़प्पा लिपि देखो, हड़प्पा और वैदिक ऋग वैदिक काल में बहुत अंतर नहीं हुआ ना। और ऋग वैदिक काल के समय का वहां पे हम देखते हैं 1400 ईसा पूर्व का, वहां पे हम बताया था कि नहीं, याद है कि नहीं? अभिलेख मिला हुआ है बेहुस्त्यून में, मिला है कि नहीं? इसमें इंद्र मित्र वरुण नक्षत्र का नाम है।
मिला है बेगसगोई अभिलेख। तो बेगसगोई अभिलेख में यही यही था वो। हाँ, ये बुरसुफुट वो लिपि यहाँ प्रभावित थी, ये वहीं पाई गई है। कहाँ पे? ईरान में। और ये लिखने का एक तरीका है, जैसे आप हड़प्पा में जब पढ़े थे, मैंने नहीं बताया होगा, हो सकता है। इसको ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये लिपि पाई गई है हड़प्पा काल में, क्योंकि वहां से संपर्क था, तो ये लिपि का उपयोग यहाँ पे हुआ है। पढ़ा तो कोई नहीं गया है, और चित्रात्मक लिपि इसलिए पढ़ा भी नहीं गया है, लेकिन इस शैली, शैली पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है था। माने ऐसे भी चित्र बनते थे, फिर ऐसे बनते थे, ऐसे ऐसे बनते थे, यानी आप सीक्वेंस में ऐसे पढ़ो, फिर ऐसे पढ़ो। वहाँ की लिपि कौन सी? किलकार लिपि थी, किलकार लिपि। अब तो जो नहीं पढ़ो वो भूलते चला जाएगा। मेसोपोटामिया की लिपि किलकार लिपि थी। किल से ठोक के उसको जो है वो क्या बोलते थे, कच्चे जो मिट्टी होती थी उस पर बनाए जाते थे। ठीक है ना? अरे एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना, उसमें दिया रहेगा कैसे बनते थे। अब आगे कौन सा आया? 11 हड़प्पाई धर्म के संबंध में कुछ विचार कीजिए। तंत्रवाद, स्वास्थ्य की पूजा, मूर्ति देवी पूजा, भालू पूजा। तंत्रवाद मिला है वहां पे, मिला है चित्रों पे, मिला है तंत्रवाद। लोथल से जो है पट्टियों पे मिला हुआ है। यज्ञ के हवन कुंड मिले हुए हैं, तो यज्ञ नहीं होता था, तांत्रिक विद्या थी। ठीक है। मातृ देवी की पूजा होती थी, तो कई जगह मातृ देवी को बलि चढ़ाते हुए दिया गया है, तो तांत्रिक विधि से उसका संबंध रखा गया। स्वास्तिक पूजा मिला है, स्वास्तिक मिला है, मिला है। कहाँ से मिला है? ये भी लोथल से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह के सिक्के मिले हैं। मातृ देवी की पूजा, ये फालू कोई अंग्रेजी शब्द है। फालू पूजा बाहर के देशों में होती थी, है ना? ये जानते हैं क्या होगा? ये प्रस्तर जो शिव की पूजा होती थी ना, शिवलिंग की, उससे संबंधित है फालू पूजा। हाँ, होता था। इसमें चारों सही हो जाएगा। फालू पूजा, इसका हिंदी या कोई शब्द उसको रूपांतर नहीं किए हैं। अगर इन्होंने अगर इंग्लिश लिखा हो तो हिंदी इसका होना चाहिए था। तो आगे चलिए, चारों हो जाएगा। अब इसमें देखो कौन सी एक ब्रह्मादनी थी जिसने वेदों की मंत्रों को, ये तो लिखाया है, बताया होगा आपने। विश्वेश्वरा, लोपामुद्रा, अपाला, गोसायन। गार्गी उत्तर वैदिक काल में थी, उपनिषद काल में, उपनिषद जो की रचना हुई थी, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में लिखाया है, उसमें थी ये। ठीक ना? छांदोग्य ये लोपा मुद्रा जो थी वो, मैंने बताया था आपको, याद, कहानी भी याद। हम्म। नहीं नहीं नहीं, हाँ गलत दिखा। लोपा मुद्रा थी। गार्गी को देखो आपने ना, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद पढ़ा, लिखाया है मैंने उसको। ये किसमें इसका गार्गी का उल्लेख किसमें आया है? उपनिषद में आया है। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की कन्या, अगस्त ऋषि की पत्नी थी, विदर्भराज की कन्या थी, मैंने बताया था। इनकी शादी क्या हुई थी? नहीं, हाँ अनुलोम विवाह हुआ था, माने कि ये जो है क्षत्रिय थी, अगस्त ऋषि जो थे वो ब्राह्मण थे, उनसे शादी हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया। गार्गी जो है वो किसमें थी, ध्यान रखना, कि गार्गी जो किसमें थी, ये उपनिषद में थी, तो उसमें आई नहीं। लीलावती और सावित्री, सावित्री ने का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, सावित्री बाद में आई है। लीलावती क्या थी? गणितज्ञ थी। लीलावती गणित की पुस्तक है, गणितज्ञ नहीं थी, गणित की पुस्तक है। ये आपको बाद में मिलेगा, गुप्त काल में। तो लोपा मुद्रा हुई, इसमें साफ दिया है, कोई उसमें बहुत हुई। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, इसका वो कहाँ गया? वो कहाँ गया ऑप्शन इसका?
अच्छा ये ऐसे करना है क्या? अच्छा, पूर्व वैदिक आर्यों का, पूर्व वैदिक आर्य मतलब ऋग्वेद, आर्यों का धर्म प्रमुखता था मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और भक्ति। भक्ति थी नहीं, भक्ति बाद में आई है। अब भक्ति जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अलवा नयना संत, भक्ति की उत्पत्ति बाद में हुई, इतना कंफर्म कर लेना। कोई कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो, भक्ति जो है वो बाद में आई है। इसको किसने शुरू किया? शैव और नयनार संतों ने। तो कहाँ से शुरू हुई? दक्षिण से। अब कहा जाता है कि भक्ति की जन्म कहाँ हुई? दक्षिण में। जवान कहाँ हुई? मध्य भारत, मतलब महाराष्ट्र और यहाँ पे मध्य प्रदेश में। और वो जवान कहाँ हुई, मतलब पूर्ण अवस्था कहाँ प्राप्त की? वो उत्तर भारत में आके। ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा, ये आगे आएगा शैव और अलवार, यही नयनार होते हैं ना, सॉरी। हाँ, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ होते थे। प्रकृति की पूजा के रूप में क्या देखो, इंद्र की पूजा होती थी, वो भी प्रकृति से। वरुण की पूजा होती थी, जल की पूजा होती थी, सरस्वती की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी। नरितमा अर्थव्यवस्था के अनुसार माना जाता है प्रजापति जो, ये तो लिखाया था मैंने, ये हो गया। हाँ, ये देखो इतना बड़ा धर्म और रीत भारत की प्राचीन बड़ी सभ्यताओं से गुजरा धर्म। हाँ दोनों सही है। रीत का मैंने लिखाया था, कितनी बार कहा कि रीत के लोप होने पर रोते हैं, ठीक है ना। संजनाना उपासते, इस शब्द को लिखाया होगा शायद या बताया होगा। देवा भाग अर्थपूर्व, माने जो चीजें पहले सबको बंटती थी, सबके लिए होती थी, अब वो सब छीण हो गई। तो अब कहा गया कि ऋतु का नाश हो गया। ऋतु मतलब क्या होता है? नैतिक व्यवस्था, नैतिक नियम, उसका नाश हो गया। और धर्म का दायित्व था ही, तो ये कर दिया आपने, जो लिखा दिया कर दोगे। आर्य शब्द इंगित करता है, हाँ, श्रेष्ठ वंश को भी करता है, भाषा समूह को नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो गलती हो जाती है। तो आर्य एक भाषा समूह के व्यक्ति थे, आर्य समूह के व्यक्ति थे, ठीक है। मैंने आर्य को हम अगर इंगित करें तो एक भाषा समूह के व्यक्ति के रूप में मान सकते हैं, लेकिन आर्य शब्द का जो अर्थ संस्कृत में बाकी जगह मिलेगा, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। आप जैसे जैसे, अच्छा तो एक नंबर बढ़ जाएगा। आप देखो वहां, जब आप देखो देखो आप बाहर देखोगे तो मैंने सबसे ज्यादा किसी मुंह से सुना है तो वो कौन थी, ऐसे पट्टी बांधने वाली, गंधारी। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, बैठिए बैठिए। आर्यपुत्र कह रही थी, तू भाषा पुत्र थोड़ा कह रही थी, वो क्या कह रही थी? श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पुरुष, आर्यपुत्र, श्रेष्ठ पुत्र। तो यहाँ आर्य का है भाषा समूह के एक व्यक्ति थे वो, लेकिन आर्य का अर्थिक होता है श्रेष्ठ। घबराइए मत, जल्दी भागो भाई। नचिकेता यम संवाद, ये रट लिया आपने, ये रट लीजिएगा, ये भूल जाएगा, हमको ही भूल जाता है। अब क्या है इधर आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मितानी शिलालेख के साइट शिलालेख, जिद अवस्था ऋग्वेद, ऋग में से किस स्रोत से पुष्टि होती है कि आर्य पश्चिम से पूर्व की ओर आए थे? देखो अवस्था जेंड और ऋग्वेद एक समकालीन है, और लगभग इसकी मैंने बताया भी था 30-40% चीजें जो है अवस्था जेंड में मिलती है, ठीक है। जो शस्त्र उसके जो थे वो प्रवर्तक थे, तो ये मिलती है। अच्छा मितानी लेख, मितानी मतलब मितानी राजा, मैंने भी बताया था कि लिखाया भी होगा कि इंद्र मित्र वरुण नसत्य जो थे, मितानी और हित्ती, पता है लिखाया था कि नहीं लिखाया था, या बता दिया हो जो, हाँ। मितानी और हित्ती लोगों के बीच जब झगड़ा हुआ मेसोपोटामिया, तब इन दोनों लोगों के बीच समझौता कराया गया। उस समझौते को साइन करने वाले कौन थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। तो शिलालेख के नीचे उनका नाम दिया गया है। मैं लिखा है नहीं, इंद्र मित्र वरुण नसत्य तो लिखा है मुझे याद है, लेकिन ये बता दिया होगा कि वो उसमें जो है उसके क्या थे, गारंटर थे कि हाँ हमने समझौता कराया है। तो मितानी शिलालेख में इसका वर्णन आ गया, जेद अवस्था में भी आ गया
कि साइट लेक भी वहीं से मिला है, ईरान के आसपास से, इसमें भी उल्लेख है। दो ही है, चारों सही हो जाएगा इसमें। 19 हुआ। आरोग्य संबंध में जाके और स्वचालित रथ थे, कवच के प्रयोग था, किले का निर्माण था, धनुष बाण और तलवार प्रयोग कौन सा साधन था? इसमें क्या होगा? स्वचालित रथ था, कवच का प्रयोग करते थे, इसका शब्द आया है कवच के लिए। धनुष और बाण तलवार भाले का प्रयोग करते थे। अब किले का निर्माण इसमें दिया है। हाँ, धनुष बाण होता ही था, युद्ध तो होता ही था ना। धनुष बाण और भाले ही तो युद्ध में प्रयोग होते थे। नहीं पढ़ाया मैंने, जब आगे आपको पढ़ाया उत्तर वैदिकाल, उसमें बताया नहीं, दिखाया है मैं। देखो, आप देखो, अतरंजी खेरा, नो, आनंदपुर, हस्तिनापुर, तो वहां से प्रयोग क्या कर दिया है? आप देखो, इसमें आप देखो एक चीज फंसा ना, फंसा क्या फंसा? इसमें ऋग्वेद काल नहीं दिया, आर्य दिया है। आर्य की सभ्यता कहां तक चली जा रही है? वो 800 ईस्वी तक, 800 ईस्वी तक। और 800 ईस्वी तक हम देखते हैं कि 800 से भी आगे चला जाएगा। मैं 600 कर दूंगा, 600 में तो शुरू हुआ वो धार्मिक आंदोलन और महाजनपद, तो वहां तक लेके जाऊं इसको, उत्तर वैदिक काल को 1000 से। तो फिर उसमें अब किले सब जगह नहीं बनते थे, लेकिन जरूर है कि जो राजा होते हैं वो किले का निर्माण करते होंगे। पशुचारण व्यवस्था से कृषि हुआ, आम लोग घास फूस में रहते होंगे या छोटा मोटा घर बनाते होंगे, लेकिन जब राजा बड़े बड़े राजा होने लगे तो किले का निर्माण हो गया। और राजा कौन कौन थे बताओ? बड़े बड़े राजा थे, भरत और वो जोन मिले तो कुरु बने, उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, और हस्तिनापुर खुदाई से मिला है। मैंने आपको बताया था कि मेरठ हस्तिनापुर, मैं कभी गया नहीं, लेकिन वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ उसके साक्ष्य मिले हैं। उस आधार पर किले का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन सीमित राजा महाराजा रखते थे इसको। दूसरा राजा कौन था? प्रभान जयविली। तीसरा राजा कौन था? जनक। इनके तो राज दरबार थे ही नहीं, बहुत बड़े होंगे, छोटे होंगे तो, लेकिन इनके राज दरबार थे। तो इसमें तो सब सही हो जाएगा। रथ पे चलते थे, कवच का प्रयोग करते थे, ये किताबों में लिखा गया कि कवच का प्रयोग होता था, स्पष्ट लिखा गया। किले का निर्माण का तो नहीं मिला है वहां पे कहीं ऋग्वेद काल में, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। लेकिन चूंकि आरोग्य का संबंध है तो उत्तर वैदिक काल यहाँ तक आती है, और उसके ठीक 100 साल बाद जो है, 200 साल बाद महाजनपद बड़े हुए, तो उस समय किले का निर्माण रहता होगा। जनक, राजा जनक किले में नहीं रहते होंगे, झोपड़े में थोड़ा रहते होंगे, किले बनते होंगे पत्थर के, छोटा ही बनता होगा, जैसे आप सोच रहे हो कि दिखा रहा है रामायण महाभारत में, वैसा नहीं होगा, छोटे किले बनते होंगे, तो किले का निर्माण। इस आधार पर ये सब सही हो जाएगा। इसको ध्यान देना कि किला अगर ऋग्वेद काल पूछेगा तब मत लगाना, तब वो जन रूप में ही थे, 5 जन थे बड़े में ना, यदु, तुर्वस, कृवि और कौन से, भरत। बाद में जब ऋग्वेद के अंतिम चरण में भी स्थिति नहीं होगी, उत्तर वैदिक काल के मध्य के बाद जब बड़े राज बनना शुरू हुए तब किलों का निर्माण हुआ होगा, वहां से मिलेगा। ये हो गया 20, जल्दी खत्म होने कौन कौन में ये क्या लिखा? विदत, विदत था ऐसा होना चाहिए ना, विदत। ठीक है, वेद आरोह के सबसे पुरानी संस्था थी, मिला है, सही बात है। कितने बार? 122 बार लोग ईशान पति सभा के अध्यक्ष होते थे। देखो, ईशान आवलिक पति, पति तो मैंने हो सकता है दिया हो कहीं, ईशान सभा के अध्यक्ष को ईशान कहते थे, मैंने लिखाया होगा। ऋग्वेदिक काल में बलि एक नियमित कर था, नियमित कर नहीं था। देखो मैंने बताया, कई बार बताया आपको, अब देखो यहाँ सही पूछा गया है, ऋग्वेदिक दिया गया है, तो ऋग्वेदिक काल में बलि और भाग युद्ध के समय राजा को दिए जाया करता, राजा को चुना जाता था ना, अस्थायी राजा नहीं था, कबीले के लोग चुनते थे और राजा युद्ध करके आता था, और फिर अपने कबीलों में समान व्यवस्था में रहता था। अब वही व्यवस्था जब टूटी तब कहा गया ऋतुकाल नाश हो रहा है, राजा अपना अधिकार करने लगा और ये नियमित कर बन गया बाद में। तो बलि और भाग साफ साफ लिखा गया ऋग्वेद में कि बलि और भाग राजा को दिए जाने वाला उपहार था जब युद्ध चलता था। इसके साथ साथ उसमें फलों का भी वर्णन किया गया, केला, दूध, घी,
सब्जियां सब उसको दे दी जाती थी। तो ये नियमित कर नहीं था, बलि और भाग नियमित कर नहीं था। तो इसमें कौन सा सही होगा? एक और दो। आरंभिक विचार कीजिए, पूर्व शामिल थी। किसी प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी क्या? आरंभिक आ गया वैदिक काल, ये नहीं थी, ये नहीं थी, केवल एक सही हो जाएगा ये। कृषि भी नहीं थी, और ये उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा भी नहीं गया था, पहले लिख दिया गया। वैदिक काल संदर्भ में विचार कीजिए। दास ज्यादातर खेतिहर मजदूर थे। देखिए, ये दास खेतिहर मजदूर नहीं थे। दास प्रथा का उल्लेख है, दासों की खेती का उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, अगर एक उत्तर वैदिक काल तक चला जाएगा तो नियोग प्रथा तो बताया था मैंने। नियोग प्रथा का प्रचलन था, ऐसा ही है। नियोग प्रथा क्या होता है बता दो उनको, आप याद है क्या? हाँ हाँ, उसमें नियोग प्रथा ये थे कि मान लीजिए कि बहुत लोगों की शादी होती थी कम उम्र में, मान लीजिए 16 साल में शादी हो गई, अमूमन माना गया कि हाँ 16 साल में, लिखा स्पष्ट लिखा गया ऋग्वेदिक काल में 16 साल में शादी हो जाती है, 16-18 के बीच में। 16 साल में शादी हो गई, 16 साल में शादी हुई, आज ही विधवा हो गई, तो ऐसे ही रहेगी। तो समाज के लिए वो ठीक नहीं था। हाँ बता रहे हैं, समाज के लिए ठीक नहीं था, तो वो अपने देवर से शादी कर लेते थे। उसमें एक शर्त थी कि देवर से शादी संतान उत्पत्ति के लिए होगा, और जैसे ही संतान हो जाएगी फिर जो है वो उनका संबंध, क्या लिखा गया कैसा होगा? बताओ कैसा होगा, क्या लिखा गया होगा? भाई लड़का हो जाएगा, और हर माँ की इच्छा होती है कि वो, माँ की नहीं, हर महिला की इच्छा होती है कि उसका बच्चा हो, माँ बने। माँ बन गई, शादी की इच्छा थी, शादी हो गई। ठीक है, देवर से दूसरी शादी हो गई। देवर को इसलिए देखो, आप तब तत्सम पढ़ोगे, तत्सम तद्भव, तो इसको द्विवर कहा गया है। द्विवर आएगा कभी हिंदी में ना, तो देवर का तत्सम क्या होता है? द्विवर। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ये पूछा जाता है, द्विवर मतलब कि दूसरा। तो उसमें ये द्विवर कहाँ से आया है? ऋग्वेद काल। उसमें ये लिखा गया है कि शादी मतलब संतान उत्पत्ति के बाद देवर और उसकी जो भौजाई लगेगी, भाभी लगेगी, उसके बीच जो संबंध जो होगा वो पिता पुत्र और माता के समान हो जाएगा। आया समझ में ना, कि एक प्रक्रिया पूरी हो गई। अब देवर और वो साथ नहीं रहेंगे, मान लीजिए देवर की शादी हो गई, फिर दोबारा फिर तो होगा, तो समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि उसको भी कोई दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो, उससे पुत्र प्राप्ति हो गई। पुत्र प्राप्ति के बाद जो महिला नियोग प्रथा को कर रही थी, उसका और उसके देवर का संबंध माता और पुत्र के समान हो जाएगा, उसके बाद से कोई संबंध नहीं। आप क्या कर रहे थे? तो सब पूरा था। हाँ अभी वहाँ पे ऊपर ये नहीं लिखा है कि ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में, वैदिक काल लिखा है, तो फिर तो अवतार ज्यादा करके लिखा है, तो फिर वो भी तो आ जाएगा ना। अगर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक भी उसमें आएगा फिर। हाँ, तब आएगा, तब तो ये उस स्थान तो सही हो जाएगा। आप फिर जिसे तो तीनों से देखिए, यहाँ से तो यही लग रहा है ना, इससे तो यही लग रहा है कि उत्तर वैदिक काल ही है ये। वैदिक काल का मतलब वही लिया गया, थोड़ा स्पष्ट इसको बनाना चाहिए था। ऋग वैदिक काल लिखिए। ऐसा देखिए, कंफ्यूजन रहने की। नहीं नहीं, अगर वैदिक काल क्यों लिखा है ना, तो आप कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ऋग्वेद काल मानना। उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो उत्तर वैदिक काल लिखा जाता है। इसको कंसेप्ट क्लियर कर लो। जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो वैदिक काल अगर लिखा है और उसने खोल दिया कुछ नहीं लिखा है, तो मान के चलो कि वो ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक लिखा है तो ठीक है, नहीं तो उत्तर वैदिक काल के लिए हमेशा उत्तर वैदिक काल का प्रयोग करेगा। तो दास तो उसमें होते थे, यज्ञ होते थे, दासों की दी जाती थी, दास प्रथा की मुक्ति का विधान बाद। लेकिन दास खेतिहर मजदूर नहीं थे, वो घर का काम करते थे। खेती होती नहीं तो खेती क्या करेंगे? तो ये गलत हो जाएगा ये। अब ये भी गलत है मेरे ख्याल से। ऋग्वेद में लोहे के आयस नहीं शब्द का प्रयोग, कहाँ लोहा था? हाँ, ये ऑप्शन गलत है, इसके लिए अयस शब्द आया है। हाँ, तांबे के लिए आया है, बाद में कृष्ण अयस और श्वेत अयस आया है।
तो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें आपका जो है ये सही होगा, केवल नियोग पड़ता 3। इसको आप सुधार लीजिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी, ये केवल 3 सही होगा इसमें। ठीक है, ऋग्वेद को आप पढ़ोगे ना तो वहां से आपको तत्सम मिलेगा। अब भाव जाए ना, भौजाई के लिए भाव शब्द आएगा उसमें, ये भी तद्भव तत्सम है, भावज भाभिका। ठीक है ना। अब अच्छा, तो वो तो हटा देना है। ऋग्वेदिक समाज के समय में बताइए, नातेदायी सामाजिक संबंधों का आधार थी। नातेदायी था ना, सब एक साथ रहते थे। अब देखो ऋग एकदम स्पष्ट है, ऋग्वेद काल में इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा और अच्छा पूछेगा तो। परिवार का मतलब क्या होता था? देखिए, एक शब्द है नप्त्री। नप्त्री मतलब होता था कि चाचा का लड़का, चाचा की लड़की, भतीजी। परिवार का मतलब था कि एक पुरुष और उसके पत्नी और उसके बच्चे, ये कंसेप्ट था। उनके लिए अलग अलग शब्द आया, लेकिन अलग जो भाई का परिवार था उसके लिए एक ही शब्द से सबको खींच दिया गया, यानी कि परिवार का मतलब अपनी ही एक इकाई थी। बाकी जो अन्य लोग थे वो अलग रहते थे और वो उनको अलग माना जाता था। इसीलिए उनके लिए केवल नपति शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी के लिए भी, चाहे वो भाई की लड़की हो चाहे भाई का लड़का हो, एक शब्द के अंदर उसको डाल दिया गया। अब ये आ गया, ये था सही था। बहुपत्नी और बाल विवाह प्रचलन में था। देखिए, बहुपत्नी के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन बाल विवाह नहीं मिलता है। अभी तो बताया मैं, 16 साल में शादी होती थी, बाल विवाह का। उस समय के लिए तो 16 साल बाल विवाह थोड़े था, तो बाल विवाह नहीं था। ये भी सही है, तो 1 और 3 सही, ये सही है। ये ध्यान देना, बहुपत्नी प्रथा थी, पत्नियां होती थी कई, राजा महाराजाओं को तो और होती थी। विचार कीजिए, परदेही राजा क्षेत्र में आ गए। अब देखिए आए ना उत्तर वैदिक काल, ऐसे क्वेश्चन बनता है उत्तर वैदिक। ये सही है। ये कुछ दिन शब्द मैंने लिखाया है, ब्याज पर कर देने को कुछ दिन कहते थे। ये कौन देगा? साहूकारी तो देंगे, तो साहूकारी के लिए कुछ दिन शब्द का प्रयोग किया गया। जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन में आ गई उत्तर वैदिक काल में, आ गई थी। पहले नहीं था, लेकिन बाद में जन्म पर आधारित हो गई। और इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? सबसे श्रेष्ठ कौन सी जाति हो गई? कौन सा वर्ण हो गया? क्षत्रिय। क्षत्रियों का महत्व बढ़ गया, ब्राह्मण पुरोहित बनकर रह गया, बाकी वैश्य शूद्र जो है वो अलग हो गया। और बाद में ऋग उत्तर वैदिक काल के बाद में देखेंगे, उत्तर वैदिक काल जब अंतिम फेज चल रहा था तब उसमें जाति के रूप में, जाति पर नहीं, जन्म पे आधारित हो गए थे। ऋग्वेद में क्या मिलता है कि एक ऋषि है, उसके माता जो है चक्की चलाती हैं, वह खुद जो है क्या करता है, विद्या अध्ययन करता है और बच्चों को पढ़ा कर प्राप्त करता है। पिताजी कुछ और करते हैं और सब एक साथ रहते हैं। यानी कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो जटिल नहीं थी। कोई भी व्यक्ति दूसरे वर्ण का काम करता था, लेकिन वो उसी वर्ण में रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो जन पदार्थ हो गया, यहीं से फिर क्या बन गई? जाति की उत्पत्ति हो गई, जाति बनने शुरू हो गई। अब अगला आ गया, खत्म हो गया, खगोलीय पिंड एक आ गया, 25। इसको तो आज जानते श्याम, ये तो सही है। भूमि अंदर कोई वर्णन नहीं मिलता है, किसको भूमि दिया जाता? नहीं मिलता था। 96 मिशन में अकाल का वर्णन मिला है। मैंने इतने ब्राह्मण में लिखाया होगा, किसी में लिखाया है शायद कि अकाल का मिलता था, हाँ। और किसमें अकाल, और पंचाल नेश में अकाल और टीडियों का प्रकोप नहीं होता था, ऐतरे ब्राह्मण में दिया गया है, हाँ? किसमें दिया गया है? पंचाल में टीडी और वो नहीं आते थे। तो भूमि अंदान का वर्णन नहीं मिलता है, अकाल का उल्लेख है, और कृष्ण यश और श्याम यश का जो है वो वर्णन किया गया है।
अथर्ववेद में है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में भी है।